हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री कॉमर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से सीटीटी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में लगे हैं। हमने सीडीपी के कुछ थियरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमने कवर किया है। हिंदी के पेडागोजी जो 50 मार्क के क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, एक्विजिशन, लर्निंग, इन सब पे टॉपिक हमने बनाया है जो 52 मिनट्स का है। आप उस लेक्चर को, अभी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप कवर करें, देखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस हिस्ट्री। जो आपको पता है कि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं हमारे कितने मार्क के बनते हैं बेटा? 60 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इसको हम कवर करने वाले हैं। केवल एसएसटी की हम बात कर रहे हैं। पार्ट 1 आएगा आपका, पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 आएगा। 3 पार्ट में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, सेम ऐसे ही नोट्स के साथ। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए, हमारा इंस्टाग्राम चैनल को आप जा करके विक्ट्री कॉमर्स के नाम से सर्च करें, उसको फॉलो करें और वहाँ पे कमेंट करें और ये आपको नोट्स अवेलेबल करा दी जाएगी। और इसके बाद से जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद से हम लोग ज्योग्राफी करेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर की प्लानिंग चल रही है, तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आरंभिक मानव एवं शिकारी संग्रहकर्ता, जैसा कि इस पिक्चर्स में हम देख रहे हैं, प्रारंभिक मानव का जीवन कैसा हुआ करता था। गुफा में लोग रहते थे, शिकार करते थे, जानवरों को खाते थे, कल फल, ठीक है, फल फूल तोड़ते थे, कंदमूल और पत्तियों को एकत्रित करते थे। तो आप ये सब टॉपिक देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, आज की बात नहीं है, 20 लाख वर्ष पहले की बात कर रहा है, मानव का विकास प्रारंभ हुआ। 20 लाख वर्ष पहले मानव का विकास प्रारंभ हुआ। आरंभिक मानव प्रकृति पर निर्भर था। शुरुआत में मानव किस पे डिपेंड था? प्राकृतिक पे था, नेचर पे था, और अपने जीवन यापन के लिए शिकार, फल फूल, कंदमूल, पत्तियां आदि एकत्रित करता था। इन्हें ही शिकारी संग्रहकर्ता मानव कहा जाता है। शिकारी संग्रहकर्ता का शिकार करना, फल फूल खाना, कंदमूल पत्तियां को एकत्रित करते थे अपने जीवन को यापन करने के लिए। इसे ही शिकारी संग्रहकर्ता मानव कहा जाता है। अब टॉपिक से, जीवन यापन के लिए साधन, इनके पास साधन क्या थे? ये मानव शिकार करके पशुओं का मांस खाते थे। जो ये मानव है क्या कर रहा है, यहाँ फिगर देख रहे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मांस को खा करके अपना जीवन यापन करते थे। फिर क्या, फल फूल तोड़ते तथा कंदमूल और पत्तियों को एकत्रित करना, जिसको संग्रह बोला गया है, जो आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ये किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। आप ये जंगल में तो रहते थे, लेकिन शिकार के, भोजन की तलाश में या एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते रहते थे, जाते रहते, एक जगह पे कभी ये नहीं रहते थे। भोजन और पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। प्रारंभिक मानव जीवन कैसा था? जानवरों पे डिपेंडेंट थे, फल फूल तोड़कर खाते थे और इधर उधर घूमते रहते थे। इनका कोई अस्थायी रूप नहीं था कि नहीं मुझे यहाँ पे ही रहना है। अब इनके औजार एवं उपकरण हम देख सकते हैं। हथकुल्हाड़ी, हाथ से बनी हुई पत्थर की कुल्हाड़ी है प्रमुख औजार। चोपर आप देख सकते हैं, फलक देख सकते हैं, खुरचनी देख सकते हैं, भाला लकड़ी का बना हुआ आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग बनाए। प्रारंभ में मानव पत्थरों का उपयोग करता था।
उनको तो नॉलेज ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि लोहा भी कोई चीज होता है, तो पत्थर का यूज करके अपना पत्थर के औजार बनाते थे, उसके सारे अब शिकार करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। ये पत्थरों को तोड़ फोड़ कर तेज औजार बनाते थे, पत्थरों का उपयोग करते थे, उसका क्या करते, हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे। बाद में हड्डी, लकड़ी और सींग से भी उपकरण बनाए। बाद में, पहले तो पत्थरों का यूज किया, बाद में हड्डी, लकड़ी और सींग का उपयोग करने लगे। औजारों का उपयोग शिकार, काटने, छीलने, खोदने आदि के लिए उपयोग किया जाने लगा। अब इनका निवास स्थान क्या था? ये मानव गुफाओं, चट्टानों की ओट, पेड़ों के नीचे या अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे। गुफा में अस्थायी झोपड़ी है, आज यहाँ पे झोपड़ी बना लिए रहे कहीं कहीं, और अस्थायी घर नहीं बनाते थे। प्रारंभिक जीवन है यह भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं। इन चित्रों से प्रारंभिक मानव के जीवन का पता चलता है कि ये जानवर को किस तरह से क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ये हमको याद होना चाहिए। यहाँ की गुफाएं में शैल चित्र मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, हुनसंगी कर्नाटक में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नर्मदा घाटी क्षेत्र है। यहाँ से आपको उनकी जीवन शैली देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंस क्या है? इन्होंने मानव सभ्यता की नींव रखी। औजारों का उपयोग और शिकार कौशल ने मानव को विकसित किया। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन यापन किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख दिया है, शिकारी संग्रह करता, शिकार करके संग्रह करना ही शिकारी संग्रह करता का होता है। ये छोटी सी बातें थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रथम किसान और पशुपालक। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, प्रथम किसान और पशुपालक मानव इतिहास की नवीनतम क्रांतिकारी अवस्था के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने भोजन के लिए केवल शिकार और संग्रह पर निर्भर रहने के स्थान पर कृषि और पशुपालन को अपनाया। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर क्या हुई, कुछ नॉलेज आई, ज्ञान आया कि मुझे केवल जानवरों पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे खेती करना है, पशुओं को पालन बनाना है, ताकि मेरा काम और भी आसान हो जाए। इसी परिवर्तन ने अस्थायी बस्तियों, ग्रामों और आगे चलकर सभ्यताओं के विकास की नींव रखी। प्रथम किसानों की विशेषता, भोजन के लिए कृषि आरंभ, बीज बोना, फसल उगाना और अन्न उत्पादन, अस्थायी जीवन और ग्रामों का स्थापना, कृषि के साथ पशुपालन का विकास, प्रकृति पर अधिक निर्भरता। अब यहाँ पे कुछ कृषि और पशुपालन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं। कृषि से बीज, हल, दरांती, कुदाल, सिंचाई के साधन, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, घोड़ा, कुत्ता। प्रथम पशुपालक की विशेषता, जंगली पशुओं को वश में कर घरेलू पशु बनाना, दूध, मांस, चमड़ा और गोबर का उपयोग करना, पशुओं से कृषि कार्य, जुताई, सामान को ढोने के लिए सहायता में लाना। पशुपालन से अस्थायी जीवन और आर्थिक समृद्धि हो गई। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रथम किसान और पशुपालक लगभग 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व के बीच में उभरे। यह परिवर्तन नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण विशेषता है, याद रखिए। इसी काल में मिट्टी के बर्तन, अस्थायी घर और ग्राम जीवन विकास हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की विशेषता क्या है? कृषि और पशुपालन का विकास। कृषि और पशुपालन का विकास कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। अस्थायी बस्तियों का निर्माण, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, पत्थर के औजार, चक्की, मुसल आदि का उपयोग, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की स्थिरता, ये सारे नवपाषाण काल की देन है। मतलब भोजन के नियमित आपूर्ति, जनसंख्या वृद्धि, अस्थायी ग्रामों और नगरों का विकास, सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। संक्षेप में देख सकते हैं, प्रथम किसान और पशुपालक ने मानव जीवन को शिकारी संग्रहकर्ता अवस्था से
अस्थायी, संगठित और उत्पादक जीवन की ओर अग्रसर किया। ठीक है, ये सारा टॉपिक उस नोट्स में हो चुका है कि ये कब 10,000 से लगभग 6,000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। मानव भोजन केवल शिकार संग्रह बनने के बजाय अब कृषि पे डिपेंडेंट होने लगे। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, पशुपालन की भूमिका क्या थी, कृषि की शुरुआत कैसे हुई, ये देख लेते हैं। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा जैसी फसलों को प्रारंभिक खेती शुरुआत हुई। कृषि से अस्थायी बस्ती का विकास हुआ। भोजन को नियमित उपलब्धता की जनसंख्या में वृद्धि की संभावना। गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू जानवर बने। दूध, मांस, चपड़े कृषि कार्यों में बैल का उपयोग विशेषता महत्व। शिकारी संग्रहकर्ता ने से किसान पशुपालक तक परिवर्तन। शिकारी संग्रहकर्ता, पशुपालक, घुमंतु जीवन था शिकारी संग्रहकर्ता में, लेकिन किसान पशुपालक में अस्थायी जीवन हो गया। भोजन के लिए शिकार व संग्रह, लेकिन कृषि व पशुपालक। छोटी जनसंख्या, किसान पशुपालक में जनसंख्या की वृद्धि हुई। अस्थायी बस्तियां थी शिकारी संग्रहकर्ता में, लेकिन किसान पशुपालक में अस्थायी बस्तियां थी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ बलूचिस्तान में जो है 7,000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से गेहूं, जौ और मवेशिया के अवशेष प्राप्त हुए थे। महत्व, अस्थायी जीवन की शुरुआत, जनसंख्या वृद्धि, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की नींव, मानव के भोजन और जीवन स्तर में सुधार। निष्कर्ष देख लेते हैं। प्रथम किसान और पशुपालक मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण थे, जिन्होंने भोजन की निरंतर उपलब्धता, अस्थायी बस्तियों और सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। प्रथम नगर, हड़प्पा सभ्यता देखिए, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर का दृश्य। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यह मानव इतिहास की सबसे प्राचीन नगर सभ्यताओं में से एक है। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। यह सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। यह सभ्यता नियोजित नगरों, उन्नत जल निकासी, पक्की ईंटों और संगठित सामाजिक जीवन के लिए प्रसिद्ध। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं किस तरह से ये नाला बना हुआ है, ये पानी है और ईंट का बना हुआ है, ये लोग आ जा रहे हैं। प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा जो है पंजाब में था, इस टाइम पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, कलिबंगन राजस्थान, लोथल गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, धौलावीरा गुजरात, पनावली सुरकोटवाड़ा चंदोड़। प्रारंभिक हड़प्पा काल 26 से 19 वर्ष, परिपक्व हड़प्पा काल 1900 से 1300, उत्तर हड़प्पा काल 1300 से 600। नगरों की विशेषता, नगर पूरे नियोजित थे, सड़कों का जाल सीधा एवं समकोण पर मिलता था, पक्की ईंटें 1:2:4 के अनुपात का प्रयोग हो, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, ढकी हुई नालियां आपको मिलेगी, घरों में स्नान घर और कुएं पाए जाते थे, किले बंदी, सिटाडेल और निचला नगर 2 भागों में विभाजित था। अन्नागार, ग्रेनरी का निर्माण हुआ, बड़े जलाशय, तालाब और कुएं। प्रमुख खोजें हड़प्पा की, पक्की हुई ईंटें, मोहरे सील, पशु आकृति और लिपि मिले, मन के आभूषण, खिलौने, तांबा कांस्य के उपकरण, हल के निशान, कलिबंगन में नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो में मिली थी, पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो। अब इसकी लिपि देखो, हड़प्पा लिपि अब तक अपठित थी, यानी इसको कोई पढ़ने वाला पैदा ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। छोटी छोटी मोहरें ताम्र पत्रों और मिट्टी के बर्तनों में मिलती है। लगभग 400 से 600 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था, मुख्य व्यवसाय कृषि, गेहूं जौ चना तिल, पशुपालन,
बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता आदि। शिल्प, मन का निर्माण, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन। व्यापार, आंतरिक और बाह्य व्यापार, मेसोपोटामिया तक। तौल माप की एक समान पद्धति। समाज, समाज संगठित और व्यवस्थित था। अमीरी गरीबी के बहुत अधिक प्रमाण नहीं मिलते। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक रही होगी। पतन के कारण, नदियों के मार्ग परिवर्तन, सिंधु और उसकी सहायक ने, बाढ़ और सूखा, प्राकृतिक आपदा, बाहरी आक्रमण और आंतरिक कमजोरियां, संसाधनों की कमी और जलवायु में परिवर्तन। निष्कर्ष देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता मानव की प्रथम नगर सभ्यता है जिसने नियोजित नगर, स्वच्छता, व्यापार, कला, शिल्प और संगठित सामाजिक की अविक अवसर मिसाल प्रस्तुत की। हमारी समृद्ध संस्कृति धरोहर है। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। वैदिक शब्द वेद से बना है। यह काल भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल है। इस काल में आर्यों का भारत में आगमन हुआ और यहाँ की संस्कृति, धर्म, समाज और साहित्य का विकास हुआ। वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इस काल के महत्वपूर्ण देन है। ये याद रखना, वैदिक काल में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं। वैदिक काल के दो भाग हैं, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व आया। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। आर्यों का आगमन, आर्य मध्य एशिया से होते हुए भारत आए। इन्हें इंडो आर्य भी कहा जाता है। ये लोग घोड़े पर सवार होकर और रथों का उपयोग करते हुए आए। इनका प्रवेश मुख्यतः सिंधु और उसकी सहायक नदिया के रास्ते हुआ। प्रारंभ में ये तो सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे, यानी पंजाब में। ये गोपालक, अर्धधुमतु तथा पशुपालक जाति के थे। सप्त सिंधु के क्षेत्र एवं की नदियां, सिंधु, बितस्ता जो इस टाइम झेलम है, अरकनी, चिनाब नदी, परुष्णी, रावी, बिपाशा, ब्यास, सतुद्री, सतलज और सरस्वती, ये नदियां थी सप्त सिंधु नदी के क्षेत्र में। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में अंतर। ऋग्वेद 15 से 1000 और 1000 से 600 उत्तर वैदिक। ऋग्वेद में आर्यों का प्रारंभिक काल माना जाता है। आर्यों का उत्तर और पूर्व की ओर विस्तार हुआ था उत्तर वैदिक काल। जनजातीय व्यवस्था, काबिला जीवन, जनपदों का निर्माण उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था ऋग्वेद में। कृषि का विकास हुआ था उत्तर वैदिक काल में। समाज सरल और समानता पर आधारित था। समाज में वर्ग भेद, बड़ा वर्ण व्यवस्था विकसित हुई उत्तर वैदिक काल में। वेदों की रचना, ऋग्वेद प्रमुख है। वेदों के साथ ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद की रचना हुई। प्राकृत, इंद्र, वरुण और अग्नि की पूजा 3 लोगों की ऋग्वेद काल में किया जाता है। यज्ञों का महत्व बड़ा, कर्म कांड प्रधान हुआ। लौह धातु का उपयोग नहीं होता था ऋग्वेद में, जबकि उत्तर वैदिक काल में लौह धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ। धार्मिक विश्वास, पॉइंट नंबर 5। आर्यों की प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति पूजा प्रचलित थी। प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा, सोम आदि। वेदों में इन देवताओं की स्तुति की गई। बाद में एकेश्वरवाद की ओर झुका हुआ। वैदिक साहित्य, संहिता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, यज्ञों और कर्मकांड की व्याख्या, आरण्यक, जंगल में रहने वाले साधुओं के लिए दार्शनिक ग्रंथ, उपनिषद, दार्शनिक चिंतन, आत्मा और ब्राह्मण के ज्ञान पर आधारित। सामाजिक जीवन, समाज कुल, गोत्र और जन में बटा हुआ था।
वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ, ब्राह्मण, पुरोहित, विद्वान और यज्ञ के कार्य। क्षत्रिय क्या करते थे भाई? शासन और रक्षा का कार्य। वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार। शूद्र अन्य सेवाएं करते थे। स्त्रियों को समान प्राप्त था, वे शिक्षा प्राप्त करती थी। विवाह प्रथा प्रचलित थी, एक पति प्रथा थी। परिवार मिलजुल करके रहता था, ज्वाइंट फैमिली रहती थी। आर्थिक जीवन, मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि, शिकार, हस्तकला और व्यापार। गाय को धन का प्रमुख साधन माना जाता था। जौ, गेहूं, चावल आदि की खेती होती थी। रथ, घोड़ा, बैल, भेड़, बकरी आदि पाले जाते थे। विनिमय प्रणाली, वार्ता सिस्टम प्रचलित था। लोहे के उपकरणों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। राजनीतिक व्यवस्था कैसा था? वैदिक काल में आर्यों में जन और जनपद की व्यवस्था थी। राजा को राजन कहा जाता था। सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। राजा का चुनाव आयोग योग्य व्यक्तियों के आधार पर किया जाता था। युद्ध होने पर राजा को सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। कर यानी बलि स्वेच्छा से दी जाती थी। संस्कृति और कला वैदिक काल की। वैदिक लोगों को संगीत, नृत्य और खेलों में प्रेम था। वेदों में अनेक सूक्त मंत्र रचे गए। रत्न निर्माण, धातु कला और वस्त्र निर्माण में दक्ष थे। घर लकड़ी, मिट्टी और घास फूस के बने थे। भोजन जौ, गेहूं, दूध, दही, घी, मांस आदि। सीटी के लिए महत्वपूर्ण है। वैदिक काल भारतीय संस्कृति की जड़ है। वेद, उपनिषद और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति इसी काल में हुई। भारतीय समाज, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था के नींव यहीं पड़ी। चलिए आगे देखिए। जनपद एवं महाजनपद। जनपद दो शब्द मिले, जन और पद। जन का पद या निवास स्थान, पद या निवास स्थान, पद या निवास स्थान को हम जनपद बोलते हैं। वैदिक काल में उत्तरार्ध में जन अस्थायी यानी कबीले लोग रूप में बसने लगे। जैसा कि आप इसमें घर देख सकते हैं, कैसे लोग एक कबीले के रूप में बसे, खेती करने लगे और छोटे छोटे क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया। इन अस्थायी राज्यों में को जनपद कहा गया। जहां लोग बनते, जनपद मतलब कहा निवास स्थान। जब इन जनपदों का विस्तार हुआ और शक्तिशाली राज्य बने तो इन्हें महाजनपद कहा गया। यह काल भारतीय इतिहास में राजनीतिक संगठन के विकास का महत्वपूर्ण चरण है। जनपद की विशेषता क्या है? लोग अस्थायी रूप से एक स्थान पर बसने लगे। कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। लौह के प्रयोग से कृषि औजार का विकास हुआ। कबीलाई व्यवस्था का स्थान राज्य व्यवस्था ने लेना शुरू कर दिया। गांवों से मिलकर नगर बने और व्यापार बढ़ा। विभिन्न जनों के अपने अपने प्रमुख राजा होते थे। इनकी सीमाएं निश्चित होने लगी। समाज में वर्ण व्यवस्था और वर्ग विभाजन स्पष्ट हुआ। महाजनपद की विशेषता, 16 बड़े और शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहा गया है। 16 बड़े और शक्तिशाली राज्यों का। इनकी राजधानी, प्रशासन, सेना और कर व्यवस्था संगठित थी। कुछ राज्यों में राजतंत्र था और कुछ में गणतंत्र। सिक्कों, पंचचिन्हित मुद्राएं का प्रचलन हुआ। व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का विकास हुआ। वैद्य और जैन धर्म का उदय इसी काल में हुआ। कला, साहित्य, धर्म और शिक्षा विकसित हुई। आगे देखिए, 16 महाजनपद
6 राजतंत्र और 10 गणतंत्र। 6 राज ये मिलकर के कितने हैं? 16 महाजनपद है। और इसमें 6 राजतंत्र, मगध, कुशल, वत्स्य, अवनति, अंग, काशी। वज्जी, मल, लिच्छवी, शाक्य, कोलिया, मौर्य, बुल्ली, कलाम, पाव, भोज। बज्जी, मल, लिच्छवी, शाक्य, कोलिया, मौर्य, बुल्ली, कलाम, पाव, ये क्या है? गणतंत्र महाजनपद है 10। और 6 क्या है? राजतंत्र महाजनपद है। प्रमुख महाजनपदों के संक्षिप्त परिचय देखो। मगध, राजधानी राजगुह थी। सबसे शक्तिशाली राज्य हर्यक वंश, शिशनाथ वंश और नंद वंश उदय यहीं से हुआ था। कौशल, श्रावस्ती, राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी कौशल की। प्रश्नजित इसका प्रसिद्ध शासक था। बुद्ध ने यहाँ अनेक वर्ष बिताए। वत्स क्या है? कौशाम्बी। उदयन इसका प्रसिद्ध शासक था। अवनति, उज्जैनी, पश्चिम का शक्तिशाली राज्य। राजा चंड प्रयुक्त प्रसिद्ध शासक है। अंग, चंपा, अंग। मगध ने अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। काशी, जो वाराणसी, समृद्ध और प्राचीन नगर, बुनकरों और व्यापार के लिए प्रसिद्ध। राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर देखो। इसमें एक राजा होता था और सत्ता जनता या प्रतिनिधियों से समूह के हाथ में होता था। गणतंत्र में सत्ता वंशानुगत होती थी। निर्णय सभा के लिए जाते थे। निर्णय राजा करता था। इसमें प्रमुख को राजा या गणपति कहा जाता है। प्रजा की भागीदारी नहीं होती थी। इसमें प्रजा की भागीदारी होती थी। मगध, कौशल इसके उदाहरण है। जबकि गणतंत्र महाजनपद के वज्जी, मल, लिच्छवी आदि, बुली, कलाम, पाव, भोज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि प्रमुख व्यवसाय था। लोहे के औजारों के उपयोग का उत्पादन बढ़ा। शिल्प, उद्योग और व्यापार का विकास हुआ। पंचनित मुद्राएं का प्रचलन हुआ। नगरों में श्रेणी बन गई। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, वर्ण व्यवस्था विकसित हुई। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। बौद्ध 600 ईसा पूर्व और जैन 599 ईसा पूर्व धर्म का उदय हुआ। शिक्षा, साहित्य, कला और वास्तुकला में विकास हुआ। तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र प्रसिद्ध हुए। महाजनपद काल का महत्व देख लो। यह राजनीतिक एकता और राज्य व्यवस्था के विकास काल है। भारतीय इतिहास में समय मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की नींव इसी काल पड़ी थी। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला और आर्थिक जीवन में उन्नति हुई। यही काल भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास के आधारशिला है। निष्कर्ष देखो। जनपद और महाजनपद काल भारतीय इतिहास का एक संक्रमण काल है, जिसमें काल कबीलाई जीवन के संगठित राज्य व्यवस्था की ओर बढ़ती हुई। यही वह काल है जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य से विशाल सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध एवं जैन धर्म, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध संस्थापित है। जैन धर्म भगवान महावीर 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व से लेकर के 527 ईसा पूर्व। लुम्बिनी जन्म स्थान कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में होता। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था इनका। निर्वाण कहाँ हुआ था? पावपुरी, बिहार में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी राजगीर में, बिहार में।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन काल था। इस समय वैदिक धर्म और बढ़ते कर्मकांड, यज्ञ, पशु बलि, जाति भेद और पुरोहित वर्चस्व से लोग असंतुष्ट। लोगों ने सादगी, गौरवपूर्ण, नैतिक और तर्कसंग जीवन पद्धति की खोज की। इसमें पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। दोनों धर्मों ने अहिंसा, करुणा, सत्य, आत्मसंयम और मोक्ष की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं: 4 आर्य सत्य: दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख का निरोध का मार्ग। अष्टांगी मार्ग, 8 अंगों का मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। माध्यम मार्ग, भोग और कठोर तपस्या दोनों से दूर, संतुलित जीवन। कर्म पुनर्जन्म को स्वीकार किया, सभी प्राणियों पर दया, अहिंसा और करुणा पर बल दिया, जाति भेद और विरोध और सभी के लिए मोक्ष का मार्ग खुला। जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं: 5 महान व्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अनेकांतवाद, सत्य के अनेक पहलू होते हैं। असैद्वाद, किसी भी वस्तु के बारे में अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म की विश्वास। कठोर तप, संयम और आत्मशुद्धि पर बल। जीव दया और सभी प्राणियों के प्रति करुणा, अहिंसा का चिन्ह जैन धर्म। बौद्ध धर्म का प्रसार: महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पतन मुग्धाओं में दिया था। बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए उनके प्रमुख शिष्य सारिपुत्र, मौदगल्यान और महाकश्यप आदि थे। सम्राट अशोक 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया और इसके प्रसार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक ने स्तूप, विहार और स्तंभ बनवाए तथा धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। बौद्ध धर्म भारत से श्रीलंका, चीन, तिब्बत, जापान, दक्षिणी पूर्व एशिया तक फैला। जैन धर्म का प्रसार: महावीर स्वामी के उपदेशों का प्रचार उनके गणधर प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी ने किया। जैन धर्म का केंद्र बिहार, गुजरात और राजस्थान है। इस धर्म के अनुयायियों को श्रावक यानी गुहस्थ और श्रावक साधुओं को बांटा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोल, कर्नाटक में और संलेख उपवास द्वारा मृत्यु ग्रहण की। जैन धर्म व्यापारियों और नगरों में अधिक लोकप्रिय था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताएं और भिन्नता। एक मिनट, चलिए देखते हैं। आधार: संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, जैन धर्म के महावीर। काल 6वीं शताब्दी दोनों। मुख्य 4 आर्य सत्य: असैनिक मार्ग और मध्यम मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। 5 महाव्रत: अनेकांतवाद, शैदाद, आत्मा को शाश्वत मानते हुए तप, संयम, आत्मशुद्धि, कठोर रूप से संयम, अहिंसा। देखो प्रतीक क्या है? धर्मचक्र, स्तूप और बोधिवृक्ष। अहिंसा चिन्ह, त्रियक प्रतिमा। धर्म का स्वरूप मध्यम, सरल और व्यवहारिक। कठोर तप, संयम प्रदान। मोक्ष का मार्ग ज्ञान, ध्यान और मध्यम मार्ग। तप, संयम और आत्मशुद्धि। आत्मा का सिद्धांत अनात्मावाद, आत्मा को अस्थायी नहीं मानते, आत्मा को शाश्वत मानते। इसमें अब इन दोनों में समानता क्या थी? दोनों संस्थापक महान तपस्वी सुधारक, एक ही समय में आया था लगभग।
अहिंसा, करुणा, सत्य, संयम पर बल, कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार किया, मोक्ष का जीवन, जाति भेद का विरोध किया, दोनों नैतिक जीवन दया सिखाई। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ और साहित्य। त्रिपिटक, तीन पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक। जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, महावंश, श्रीलंका का इतिहास। प्रमुख जैन ग्रंथ को साहित्य, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग आदि। कल्प सूत्र, महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित। उत्तराध्ययन सूत्र। महत्व देखो, बौद्ध और जैन धर्म ने भारतीय समाज में कूटनीतियों, जाति भेद और हिंसा को दूर करने का प्रयास किया। इन धर्मों ने नैतिकता, करुणा, सहिष्णुता और मानव समता का उद्देश्य दिया। इन धर्मों ने साहित्य, कला, स्थापत्य, शिक्षा और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट